हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में बेटा आज का हमारा जो टारगेट रहेगा, मैं आपको एक्चुअल में ये सिखाऊंगा कि हम एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस तरीके से लिखना है। ये सारी डिटेल मैं आपको इस लेक्चर में सिखाऊंगा। और इसके साथ बेटा हम लोग क्या करेंगे, आज आपको एक सब्जेक्टिव नोट्स में मतलब कुछ मैं दूंगा जो एक्चुअल में किसी बच्चे के ही लिखे हुए हैं और उसने काफी अच्छी राइटिंग में उन नोट्स को लिखा है। तो मैं आपको एक वो नोट्स दूंगा। उसके अलावा जो हम आपको प्रोवाइड करना चाह रहे थे कुछ चीजें, उसको लेकर मैं आपको कुछ मतलब नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो हम लोग आज का जो लेक्चर है बेटा, आपको एक तरीके से अपग्रेड करने के लिए और बूस्ट करने के लिए कि किस तरीके से जो आपके मार्क्स हैं उनको अपग्रेड किया जा सकता है, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर अपना और एक बार देख लेते हैं बेटा कि सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है, वो जुड़ गए हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ओके, ठीक है बेटा। तो चैट ऑन है और किस तरीके से मूव करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। आप मेरी साउंड आ रही है प्रॉपरली सबको? एक बार ओके लिख दो। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब लेक्चर को। फटाफट से एक बार ओके यस आप लिख दो ताकि हम लोग लेक्चर को स्टार्ट कर सके, क्योंकि आपको अपने डाउट्स भी आज पूछने हैं कि जो डाउट्स आपके थे, आपने टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे बच्चों ने डाउट पोस्ट किए हैं, हम उसको भी बेटा आज इवनिंग में आपको आंसर कर देंगे और वॉइस मैसेज के थ्रू मैक्सिमम जो भी आंसर बता सकते होंगे आपको बता देंगे। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं कि एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है, क्या डिटेल्स आप दिमाग में रखेंगे एनसीईआरटी की पढ़ते वक्त, और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मिस नहीं करने आपने एनसीईआरटी में, वो आज मैं आपको स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहला सेशन हमारे पास एनसीईआरटी सेशन है। एक बार आप ओके लिखो चैट में, मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपने एनसीईआरटी सेशन से। क्लियर? फटाफट से बेटा चैट में ओके लिखो और अपने डाउट्स भी, आपको अगर कोई चीज है तो फटाफट से पोस्ट कर दो, मैं बीच में बताता हुआ चलूंगा। चलिए, विजिबल है मुझे लग रहा है। भाई टेलीग्राम ग्रुप सब लोग ज्वाइन कर लो, डाउट्स पूछ सकते हो। उसके अलावा बेटा हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चंस भी दे रहे हैं आपको अभी आजकल ना, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, क्लियर? बेटा टाइमिंग 6:40 की थी, कुछ टेक्निकल एरर हुआ था इस वजह से 6:55 हुई है। आपको मैं क्लियर कर देता हूं, बायो की टाइमिंग जो रहेगी 6:40 की, जो क्लास 7 o'clock की टाइम है वो 6:40 हम लोग थोड़ा सा प्रीपोन करके कर रहे हैं। तो थोड़ा सा तरह से कोविड की वजह से हमने इसको किया था। ठीक है, क्लियर? चले बेटा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बताऊंगा आज मैं। एंथ्रोपोजेनिक होता है मैन मेड एक्सटिंक्शन, कुछ डाउट मैंने सुन लिए बच्चों के। एंथ्रोपोजेनिक होता है मैन मेड। ठीक है, क्लियर? नीट के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है बिल्कुल। क्या एक्स्ट्रा आएगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, क्लियर? हाँ, डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड बाइनरी फिजन। बेटा फिजन मतलब सेल का डिवाइड होना, जब दो सेल में डिवाइड होगा तो बाइनरी फिजन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, क्लियर? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। एल्गी में जो मियोसिस के बाद बनता है वो जरूरी नहीं है जूस्पोर। जूस्पोर एक्चुअल में एसेक्सुअल स्पोर होता है। एक बच्चे ने पूछा है कि एल्गी में मियोसिस के बाद क्या जूस्पोर बनता है। देखो आज का जो सेशन है हम लोग प्रैक्टिस सेशन की फॉर्म में डील कर रहे हैं, तो मैं जो बातें बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग अपना थोड़ा सा टाइम डिवोट करेंगे एनसीईआरटी की सारी लाइनें डी कोड करूंगा मैं आपको, जिसे हम कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे और कौन सी लाइन आपने याद रखनी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेशन। आज का हमारा गोल क्या है? आज का गोल है हमारे पास बेटा, हम लोग डील करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डील कर लिए हैं, मैंने आपको करवाए हैं साथ के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस पे बात करेंगे। और मेरा आज का टारगेट ये भी है, मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा
कि जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको बताऊंगा। तो अब मैं ये मान रहा हूं कि आप चैट को स्टॉप करेंगे और एक बार चैट रोकने के बाद हम लोग अब आगे मूव करेंगे और चीजों को देखेंगे। तो मैं ये मान रहा हूं कि अब आप एक बार चैट रोक दो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं टॉपिक को। फटाफट से चैट रोक दो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को। ठीक है, ठीक, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। एक बार हम लोग एनसीईआरटी से डिस्कशन करना स्टार्ट करना है हमने। आ, सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी डिस्कशन। हमने एनसीईआरटी की लाइनों को समझना है, एक एक पॉइंट को समझना है, एनसीईआरटी क्या बोलती है। तो अपनी एनसीईआरटी प्लीज अपने साथ रख लो और जो लाइनें मैं मार्क करूंगा और बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट है तो आपको वो पढ़ना है। अब सबसे पहला पेज जो एनसीईआरटी में गिवन है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला पेज जो एनसीईआरटी में गिवन है वो है हमारे पास लाइफ स्पान पे। लाइफ स्पान क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे थे, उसको हमें डिस्कस करना है। तो एनसीईआरटी ने क्या क्या पॉइंट्स पे डिस्कस किया है जरा फटाफट से देखेंगे, वो सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है, देखो फर्स्ट लाइन है ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म एक फिक्स टाइम तक जिंदा रहता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने सबसे पहले जो डेफिनेशन बताई है लाइफ स्पान की, देखो ये रही। एनसीईआरटी ने डेफिनेशन दी है फर्स्ट पेज पे, नेचुरल डेथ और इसके बीच के बर्थ के बीच के टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पान कहते हैं। दूसरा उसने कहा है कि लाइफ स्पान जो है वो फिगर 1.1 में जो फिगर था वहां पर काफी सारे ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान गिवन थे, कुछ हमने आपको बताया था। ठीक है, तो दूसरा हम लोग यहां पे कह रहे हैं कि हम लोग अगर लाइफ स्पान पता करते, देखो सेवरल अदर, अब देखो अगर मैं आपसे कहूं इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है, पहली इंपॉर्टेंट लाइन सिर्फ ये है हमारे पास। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमने ये देखा कि एनसीईआरटी ने बोला है कि आपने उस डायग्राम से क्या पता लगाया है जो लाइफ स्पान दे रखे हैं, है ना, आपके पास जो लाइफ स्पान दे रखे हैं, आपने जो जगह है उसमें आप लाइफ स्पान लिखो, ये बोला है उसने। उसने ये कहा है कि जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इट इज इंटरेस्टिंग एंड इंट्रिग्यूइंग टू नोट दैट इट मे बी एज शॉर्ट एज फ्यू डेज एज लॉन्ग एज फ्यू थाउजेंड्स ऑफ ईयर। एनसीईआरटी कहती है कुछ दिन से लेके कुछ हजार सालों तक लाइफ स्पान जा सकता है। अगर मैं स्पोर की बात करूं तो 1000 साल तक जिंदा रह सकता है। दूसरा ये कह रहा है कि हमारे पास जरा ये दो एक्सट्रीम है ना, दो एक्सट्रीम है, क्लियर, हमारे पास लाइफ स्पान को लेके, क्लियर, ये चीज समझ आ रहा है। तो हम ये कह रहे हैं यू मे नोट दैट लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली को रिलेटेड विद देयर साइज। अब मेरी बात सुनो, इस पेज का क्या सिग्निफिकेंस है, एक दो लाइन में बता रहा हूं। पहला लाइफ स्पान की डेफिनेशन, दूसरा आपने डिफरेंट लाइफ स्पान याद करने, तीसरा ये कह रहा है कि आपने ये ऑब्जर्वेशन करी कि लाइफ स्पान कुछ दिन से लेके कुछ बहुत लंबे समय तक जा सकता है। दूसरी ऑब्जर्वेशन आपने क्या करी है बेटा, दूसरी ऑब्जर्वेशन आपने क्या करी कि लाइफ स्पान हमारे पास जरूरी नहीं है साइज से रिलेट करे। तो इस वाले पार्ट से आपको इतनी बात याद रखनी है, कर सकते हैं ये चीज, क्लियर। आपको समझ आ रहा है एनसीईआरटी में क्या याद रखना है, मुझे 3 से 4 पॉइंट याद रखने इस पूरे सारी लाइनों में से। यहां तक कुछ ना समझ आया हो पूछो। क्लियर, यहां तक आ गया। बेटा बच्चे इस वाले पैराग्राफ से हमने सिर्फ इतनी बात सीखी, लाइफ स्पान की डेफिनेशन, और ये कह रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और ध्यान देने वाली बात है कि हमने देखा दो ऑब्जर्वेशन की बात की, वो दोनों ऑब्जर्वेशन बता दी, एक लाइफ स्पान वेरी करता है, दूसरा साइज पे डिपेंड नहीं करता। अब आओ जरा सेकंड पैराग्राफ जो हम लोग बात करते हैं, देखो इसने क्लियरली वो एग्जाम्पल दिया है, आपके पास क्लियरली वो एग्जाम्पल दिया है कि क्रो और पैरट जो है नॉट वेरी डिफरेंट इन देयर लाइफ स्पान, है ना, देख रहे हो, क्लियर। कह रहा है कि वो जो उनका साइज जो है वो सिमिलर है, पर उनका लाइफ स्पान देख रहे हो काफी ज्यादा अलग अलग है, बहुत ज्यादा लाइफ स्पान में डिफरेंस है। सिमिलरली हमने मैंगो ट्री का एग्जांपल भी किया था बैनियन ट्री से कंपेयर करके, याद करो जब मैं पढ़ा रहा था
तो मैंने बेनियन ट्री को भी कंपेयर किया था, पीपल ले लो या बेनियन ले लो, देखो पीपल और बरगद दोनों की फैमिली सेम है, फैमिली सॉरी कह रहा हूं जीनस सेम है, उस जीनस का नाम है फीकस, मैं लिख देता हूं, उसका जीनस सेम है, फीकस नाम होता है बेटा, फीकस। पीपल और बरगद का दोनों का मेरे पास जीनस सेम है, उसको मैं फीकस बोल देता हूं, फीकस नाम है ना, क्लियर, एक जैसे ट्रीज होते हैं। उसके बाद हम ये कह रहे हैं वट एवर बी द लाइफ स्पान डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज सर्टेन। देखो इसने कहा है कि किसी का लाइफ स्पान चाहे कितना बड़ा हो कोई मतलब नहीं, पर डेथ सर्टेन है। फिर उसने इस बात को एक्सप्लेन किया कि जरूरी नहीं है कि डेथ सर्टेन है, हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो इमॉर्टल है, जिनका जो है हमारे पास सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों मान रहे हैं, देखो यहां इसने क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, यहां इसने क्वेश्चन पूछा है आप ऐसा क्यों कह रहे हो। देखो एनसीईआरटी में क्या होता है बेटा, बीच बीच में क्वेश्चंस होते हैं, वो कह रहा है कि वाई वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखोगे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या है, वो डिवाइड कर जाता है, इसीलिए मेरे पास उसका कोई फिक्स लाइफ स्पान नहीं होता। क्लियर, ये चीज समझ आ रही है। वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एनिमल है ना, हमारे पास वो कितने सालों से एग्जिस्ट करे, देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट अंश्योर दिस कॉन्टिन्यूटी। अब देखो आपने यहां तक तो पढ़ ली लाइन, यहां तक समझ आ गया, ये वाली जो लाइन है ये वाली, देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एंश्योर कंटिन्यूटी। अब ये वाली लाइन जाकर आपको लिंक करने जा रही है किससे, रिप्रोडक्शन से। ये कह रहा है कि भाई देखो किसी का कोई भी लाइफ स्पान हो, लेकिन एक लाइफ स्पान को लेके कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं। अगर हम कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं, मतलब लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूटी मेंटेन करता है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है हमारे पास, रिप्रोडक्शन। तो ये यहां पर अब आपको जोड़ रहा है किससे, रिप्रोडक्शन पे। नाउ दिस इज स्विच फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर। फर्स्ट टॉपिक हमने लाइफ स्पान पढ़ा, दूसरा टॉपिक अब हम इसने स्विच कर दिया आपको किस पे, रिप्रोडक्शन पे। यहां तक कोई डाउट है, जल्दी पूछो। अब वास्ट का मतलब बहुत सारा। बेटा मैं अभी कोविड पॉजिटिव नहीं हूं, वैसे पॉजिटिव हूं पढ़ाने के लिए ना, चिंता मत करो। हाँ कोई कोविड पॉजिटिव, हाँ कुछ मतलब टीम में कुछ लोग बीमार हैं और ये बात सच भी है, ठीक है, और कुछ थोड़े बीमार हैं, कुछ ज्यादा बीमार भी हो सकते हैं, तो हाँ मतलब लेकिन स्टिल अभी मैं ठीक हूं तो पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। हाँ पूछो बेटा जल्दी से। देखिए बच्चे मैं आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूं, मैं आपको एनसीईआरटी पढ़नी सिखा रहा हूं, कौन सी लाइंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पूरे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट लाइंस खोजोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल होता है, बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। क्लियर, और लाइफ स्पान हमारे पास जो है डिफरेंस है बहुत ज्यादा किसमें, इसमें आपका हमारे पास पैरट में, और ये सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ठीक है। हाँ क्लियर, ठीक है, आगे चल रहे हैं बेटा, आगे चल रहे हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, अपनी एनसीईआरटी बिल्कुल खोल के रखो और चीजों को समझो, है ना, कोई भी डाउट हो पूछो तुरंत से। आप लोग एनसीईआरटी अपनी ओपन रखो और कोई भी चीज नहीं समझ आ रही है तुरंत पूछो, ठीक है। क्लियर, हम लोग आगे जा रहे हैं बेटा, यहां पे अब हम लोग आगे जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हम लोग आगे जा रहे हैं कि रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग रिप्रोडक्शन की बात, कुछ भी डाउट आएगा पूछेंगे, पर एक एक करके जरा चीजों को समझो। देखो अब ये जो पैराग्राफ है ये रिप्रोडक्शन को डील कर रहा है, तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइन एज, क्या मेन पॉइंट है, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है कुछ यंग वंस बनाता है, यंग वंस मतलब बच्चे, जिन्हें हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं, जो उसके जैसे हैं, ये डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की, उसके जैसे हैं, ठीक है। द ऑफस्प्रिंग ग्रो, पहले ग्रो होगा, मैच्योर होगा, और दोबारा से वो भी नए ऑफस्प्रिंग बनाएगा, यही एक साइकिल है। तो इसका मतलब यहां पर एक तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, दूसरा कह रहा है कि ऑफस्प्रिंग ग्रो होगा, मैच्योर होगा, और दोबारा से हमारे पास क्या करेगा, एक नया ऑफस्प्रिंग बनाएगा। दस देयर इज अ साइकिल ऑफ, दस देयर इज अ साइकिल ऑफ हमारे पास बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ।
हमारे पास साइकिल किसकी है? बर्थ की है, ग्रोथ की है और डेथ की है। हमारे पास एक साइकिल है जिसे हम कह रहे हैं बर्थ, डेथ और ग्रोथ। इसकी हमारे पास एक प्रॉपर साइकिल है। इसकी हमारे पास क्या है? बर्थ, ग्रोथ और डेथ। हमारे पास एक प्रॉपर साइकिल है जिसे हम कह रहे हैं बर्थ, डेथ और ग्रोथ की। दूसरा हमारे पास क्या है? रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। आप देखो ध्यान से बेटा, अगर मैं आपसे कहूं क्लास 10th में आपने एक लाइन पढ़ी थी कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी नहीं है, उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है अर्थ पे, तो वही लाइन यहां पर है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो ये आप पढ़ोगे चैप्टर 5 में, जहां पर आप वेरिएशन की बात करोगे ना, हमने कहा था वेरिएशन जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे जनरेशन वेरिएशन बनती है। तो यहां से आपको क्या चीज समझ आनी चाहिए? यहां से आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए। रिप्रोडक्शन की क्या आएगी बेटा? डेफिनेशन आ जाएगी। और डेफिनेशन के अलावा आपको यह समझ आना चाहिए साइकिल ऑफ ग्रोथ, हमारे पास बर्थ है, ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है ना, ये चीज रिपीट हो रही है। इसके अलावा आपको क्या समझ आया कि रिप्रोडक्शन स्पीशीज के लिए जरूरी है। ठीक है, अच्छा ठीक है, हमने एक चीज लाइन बेटा, यहां तक कोई डाउट है? पूछो जल्दी से, फटाफट से पूछो, कितना इंपॉर्टेंट आपको मैं साथ के साथ बता रहा हूं। कोई डाउट है? जल्दी पूछो। सिमिलर टू इटसेल्फ कैसे भाई? पेरेंट से प्रोजेनी बच्चे के जैसा मतलब बनेगा ना। बेटा इंटरग्रूइंग का क्या मतलब होता है? इंटरग्रूइंग मतलब होता है कि, इंटरग्रूइंग पूछ रहे हो, जैसे कह रहा है इट इज इंटरेस्टिंग, और इंटरग्रूइंग मतलब एक तरीके से पहेली जैसा है। पहेली जैसा मतलब एक तो इंटरेस्टिंग भी है और अजीब लग रहा है मुझे कि इतना लाइफ स्पान में डिफरेंस है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ बेटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरे साल आपने एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर मैं आपको एक चैप्टर की एनसीईआरटी के थ्रू समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा आपने क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि कितनी चीजें इंपॉर्टेंट। अब ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि यू विल स्टडी, ये वाली बात आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा अभी, है ना? क्लियर? इसमें बस आपने याद रखना है कि कंटिन्यूटी देता है और वेरिएशन की बात कर रहा है। दूसरी ये कह रहा है कि ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है यहां से। अब चलो आगे आ गए, तो उसके बाद हम ये कह रहे हैं देयर इज लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड, काफी डाइवर्सिटी है और हर एक ऑर्गेनिज्म ने अपना तरीका, ओन मैकेनिज्म इवॉल्व किया है मल्टीप्लाई और बच्चे बनाने का। मतलब हर ऑर्गेनिज्म ने एक कुछ अलग तरीका भी इवॉल्व किया है खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए और प्रोजेनी बनाने के लिए। खुद को मल्टीप्लाई और प्रोजेनी बनाने का अपना एक तरीका इवॉल्व किया है। द ऑर्गेनिजम्स हैबिटाट, देखो क्या है ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप मेरे से पूछो इस पैराग्राफ की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी और कुछ और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो किस तरीके से इवॉल्व मतलब रिप्रोड्यूस करेगा। मतलब मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट मतलब वो कहां मिलता है। मान लो पानी में मिल रहा है, लैंड पर मिल रहा है, जहां टेम्परेचर ज्यादा है, कम है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी, वो छोटे साइज का है, बड़े साइज का है, उसके अंदर किस तरह के मैकेनिज्म्स हैं और कुछ और भी फैक्टर्स हैं। कुछ और भी फैक्टर मतलब मान लो एक्सट्रीम हैबिटाट है कि नहीं है, कुछ इस तरीके के फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें यह है बेटा, ठीक है। अच्छा, बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ, किस क्या बेस पर, एक ऑर्गेनिज्म और या दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। देखो इसने क्या लिखा है, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। यहां पर याद करो मैंने पार्थेनोजेनेसिस सिखाया था, मैंने आपको यही सिखाया था कि विद और विदाउट दोनों लिख दिया इसने। तो इसने बोला अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, अगर हमारे पास रिप्रोडक्शन होगी तो उसे एसेक्सुअल बोलेंगे। समझ लो इस बात को, इसने विद वर्ड लिखा है। विद का मतलब हुआ पार्थेनोजेनेसिस, एक गैमेट के थ्रू, गैमेट भी इन्वॉल्व हो गया। सोचो इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर दो मतलब इन्वॉल्व हैं पेरेंट्स, गैमेट्स तो डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा, देख रहे हो, जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व हो उसे हम सेक्सुअल बोल रहे हैं। तो एसेक्सुअल में की डेफिनेशन का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
विद और विदाउट, है ना। ये वाला पैराग्राफ समझ आ गया? कोई डाउट है पूछो फटाफट से। बेटा फिजियोलॉजी इंटरनल होती है, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल होती है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूं बेटा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे अभी जस्ट 12th स्टार्ट हुआ है, मैं एक एक हम लोग मोटिवेशन की बात भी करते हैं बच्चों से, पर ये मोटिवेशन रियलिटी है। होता है क्या है, जब 12th स्टार्ट होती है और हम हर साल ये देखते हैं, मतलब हम लोग एक तरीके से एक उस रास्ते जैसे हैं जहां से हर साल बहुत सारे मतलब लोग पास होते हैं, तो बहुत सारे लोग का मतलब बच्चे हो गए। तो हमने क्या क्या रिस्पॉन्स क्या देखते हैं बेटा, हम लोग आप में से बहुत सारे बच्चे जब 12th स्टार्ट करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाते हैं, सारा काम डेली करते हैं। फिर उन्हें ऐसा लगता है यार ये बहुत थोड़ा काम है, इसको डेली करने की जरूरत नहीं है, ये तो एक दिन में भी कर लूंगा। फिर वो काम को धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। धीरे धीरे 1 से 2 महीने के बाद इतने सारे चैप्टर्स हो जाते हैं सारे सब्जेक्ट के मिला के, उन्हें लगता है यार काफी सारा कंप्लीट हो गया, अब तो मैं शायद मुझे पढ़ना चाहिए। लेकिन जब वो फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो उन्हें समझ आना कम हो जाता है, क्योंकि वो पुराना रिवाइज नहीं कर रहे थे। फिर और इकट्ठा होना स्टार्ट होता है। तो फाइनली जब 3-4 महीने होते हैं तो उनका इतना बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है कि उन्हें पता नहीं चलता। तो आप अभी कहां पर हो? आप स्टेज 1 पे हो, जहां पर आपको मजा आ रहा है, आप सीख रहे हो। लेकिन आपको ये लग रहा है यार डेली में बहुत कम पढ़ाई हो रही है, इतनी में मजा कहां आ रहा है, और होनी चाहिए। तो पहले आप इसको कंप्लीट करो, टाइम बचे तो और कुछ पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप छोड़ना स्टार्ट करोगे, इसके 1 वीक के बाद से बहुत सारे बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, तो वो नहीं करना आपने। ठीक है, क्लियर है? ध्यान से समझ में आ रही है मैंने क्या बोला है बेटा आपको बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो मैं आपको बोल रहा हूं क्या मतलब इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ध्यान रखनी है। चलो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाले को, क्योंकि ये मोटिवेशन ही रियलिटी है। ठीक है, क्लियर? ये रियलिटी है बेटा, ये रियल में होता है बच्चों के साथ। ठीक है, ठीक है, आगे चलो। अब देखो, अब ये वाला आ गया हमारे पास। अब ये कौन सा मेथड है बेटा? ये कौन सा मेथड है? इन दिस मेथड ए सेक्सुअल की बात कर रहा है। अ सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, ए सेक्सुअल की बात कर रहा है। एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग जो बनेगा नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर, वो सिर्फ एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, बट ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी है अपने पेरेंट की। इसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल। सही है, क्लियर? आर दीज ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट? यस, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लोन। तो क्लोन क्या होंगे? डिस्क्राइब सच एज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। यहां देखो एस लिखा हुआ है, एस का मतलब क्लोन वर्ड यूज करने के लिए मुझे कम से कम 2 लोग चाहिए। दिमाग में बिठाओ इस बात को, 2 लोग चाहिए। और दूसरा आप ये समझो, ये कह रहा है कि ना वो सिर्फ एक दूसरे से सिमिलर है बल्कि अपने पेरेंट से भी सिमिलर है। क्लियर? यहां तक समझ में आ रही है बेटा? ये चीज क्लियर हो गई बात? ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से, ये चीज देखो। अब आगे चलते हैं, एक पैराग्राफ और देखते हैं। तो हमारे पास क्या है? लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके बाद एनसीईआरटी ने कहा है चलो देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो इसने एक यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर क्या है? ये वाली, ये कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है, जैसे मोनेरा प्रोटिस्टा, प्लांट्स में और एनिमल्स में, जिनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ याद करो, मैंने एक चीज सिखाई थी, लेस डिफरेंशिएटेड। तो जो लेस डिफरेंशिएटेड वाले थे उनमें हमारे पास मेनली कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बेटा। मेनली कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? एसेक्सुअल। इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरा द ऑर्गेनाइजेशन or the parent cell divide by mitosis into two give rise to new individual, उसमें सेल डिवीजन ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अगर आपको लाइफ प्रोसेस याद है तो आपको यह भी पता होगा, लाइफ प्रोसेस कह रहा हूं, लिविंग वर्ल्ड में हमने यह पढ़ा था कि सेल डिवाइड होना ग्रोथ भी है और रिप्रोडक्शन भी कहलाता है। तो ये एनसीईआरटी के 2 इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। पहली देखो, इस पूरे पैराग्राफ से आपको क्या याद रखना है? पहला, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंपल ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेलुलर और जिनमें प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं है, रूट स्टेम लीफ नहीं है, उनमें हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन रिप्रोडक्शन है।
दूसरा हमारे पास क्या है कि सेल डिवाइड होना किसमें, सेल डिवाइड होना किसमें बेटा, हमारे पास इसमें मोनेरा में और प्रोटिस्टा में, वो ग्रोथ भी होता है और रिप्रोडक्शन भी होता है। तो सेल डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहां तो कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से, कोई डाउट आ रहा है तो पूछो। बेटा कोई बुक को लेके मैं नहीं बोल पाऊंगा कि गुड और बैड, पर मैं हम आपको इतना मटेरियल देंगे जो आपके लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, क्लियर? हाँ, कोई डाउट है पूछ लो जल्दी से। कोई डाउट है बेटा जल्दी से पूछो। ओके लिखो, आगे चले। अमीबा की लाइफ साइकिल याद करनी है ऐसा तो कुछ है नहीं। ओके लिखो, आगे चले बेटा। हाँ, लेक्चर्स इनफ है बेटा, किसी भी बोर्ड के लिए इनफ है। बेटा हैबिटाट में मैं आपको एक ऐसे भी बता देता हूं, मान लो कोई लोग पहाड़ पे रहते हैं तो उनका लाइफ स्पान बड़ा होता है ना, क्योंकि वहां पर कंडीशंस अच्छी हैं, तो हैबिटाट पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखो, कुछ डायग्राम है आपके पास, जैसे ये किसका दे रखा है भाई, ये डायग्राम्स जो आपको करने हैं, ये किसका दे रखा है मेरे पास, ईस्ट का दे रखा है, बडिंग दे रखी है। ये अमीबा का वो सिंपल डायग्राम है बाइनरी फिजन वाला, है ना। ये क्या है, बाइनरी फिजन का डायग्राम है, और बाइनरी फिजन से सेल बने हुए हैं आपके पास दोनों। उसके अलावा ये देखो, ये जूस्पोर है, ये हमारे पास क्या है बेटा, जूस्पोर है ना। ये हमारे पास जूस्पोर है, आपको ध्यान रखना ये जूस्पोर है। जूस्पोर देखो क्या है, ये कौन सी एल्गी है, ये एल्गी क्लमाइडोमोनास है। इस क्लमाइडोमोनास के अंदर, क्लमाइडोमोनास के अंदर ये फ्लैजिलेटेड स्पोर बने हैं, मतलब माइटोसिस हुई है, और माइटोसिस से हमारे पास क्या बने हैं, फ्लैजिलेटेड स्पोर बने हैं। तो जो फ्लैजिलेटेड स्पोर बने हैं उन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं, जूस्पोर। तो जूस्पोर के लिए मैंने क्या क्या बोला था बेटा, याद करो जल्दी से। जूस्पोर को मैंने क्या बताया था याद करने के लिए, आपको याद करो। मैंने कहा था जूस्पोर एसेक्सुअल स्पोर है, मोटाइल है ना, और सिंगल सेल का है। कैसा है, सिंगल सेल का। ये मेरे पास जूस्पोर हो गया। और ये देख रहे हो, ये वाला जो स्पोर बन रहा है इसे हम कोनिडिया कहते हैं। तो कोनिडिया और जूस्पोर में डिफरेंस कर सकते हो। जूस्पोर ये एल्गी में बन रहा है, ये वाला फंजाई में बन रहा है कोनिडिया। जूस्पोर क्या होता है हमारे पास, जूस्पोर होता है बेटा हमारे पास मोटाइल, पानी में होता है। ये मेरे पास नॉन मोटाइल होता है दोनों सिंगल सेल। कोई डाउट है जल्दी से पूछो, नहीं तो ओके लिखो, आगे चलेंगे। ठीक है फौजिया, कोई बात नहीं बेटा, कोई वीडियो लीक कर रहा है तो, पर एक चीज और भी है ना, टीचर हम लोग पढ़ा तो रहे आपको सारा, टेंशन मतलब वो तो बाद में देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर? हाँ, उसके लिए मत परेशान हो, अभी जो करा रहे उस पर ध्यान दो, है ना, टाइम वेस्ट मत करो, अपना ध्यान से देखो। अब ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या बनी हुई है, बड। अब ये वाली बडिंग इस वाली बड से अलग है, ये यूनिसेलुलर में बड है ईस्ट में। ईस्ट का नाम कौन, सब दो दो तीन तीन बार लिख के याद करो, सेक्रोमाइसिस आएगा बेटा। सेक्रोमाइसिस हमारे पास मेन ईस्ट है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, ये अमीबा के लिए लिखा हुआ है। उसके बाद ये मेरे पास बड है हाइड्रा में। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये जेम्यूल है। ये क्या है हमारे पास, जेम्यूल है। क्या है स्ट्रक्चर, ये जेम्यूल। और जेम्यूल किस में होता है, ईस्ट में होता है। क्लियर? सॉरी, जेम्यूल किस में होता है मेरे पास, स्पॉन्जिस में। क्लियर बेटा? जूस्पोर फंजाई में होता है, लेकिन वो फाइकोमाइस्टीज में होता था, अगर आपको याद आए लेक्चर मेरा। ठीक है, बेटा एक बार मुझे एनसीईआरटी फटाफट से कराने दो, समझाने दो, उसके बाद मैं आपके डाउट्स भी बताऊंगा अभी। ठीक है, आज ही बताऊंगा जो भी है। ठीक है, अब जरा देखो, आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट आ गए, देखो क्या कह रहा है, मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। हमने एग्जांपल पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे याद करो। हमने अमीबा पढ़ा था, पैरामीशियम पढ़ा था, यूग्लिना पढ़ा था, समझ आ गया। दूसरा,
वेयर अ सेल डिवाइड इनटू 2 हाफ एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एडल्ट, और वो फिर डिवाइड करेगा, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। ईस्ट जो है, ईस्ट में हम बाइनरी फिजन नहीं बोलते, ईस्ट में क्या होता है, डिवीजन इज अनइक्वल और स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट सेल विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट सेल। ये कह रहा है बेटा कि जैसे कि बाइनरी फिजन में हम क्या करते हैं, सुनना ध्यान से, बाइनरी फिजन में एक सेल को डिवाइड करके 2 सेल बना देते हैं और वो दोबारा ग्रो होके फिर डिवाइड करते हैं। लेकिन ईस्ट में कह रहा है कि जो बड बनती है वो जुड़ी रहती है पहले तो, और वो साइज अनइक्वल होता है। तो अगर आपको बाइनरी फिजन और बडिंग में डिफरेंस आए तो पहला डिफरेंस ये लिखोगे कि बाइनरी फिजन में सेल पूरी तरीके से 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं, बडिंग में एक पॉइंट पे वो जुड़ा रहता है। ठीक है। दूसरा, बाइनरी फिजन में इक्वल साइज के सेल बनते हैं, बडिंग में जो डॉटर सेल बनता है वो अनइक्वल साइज का। 2 डिफरेंस बता दिए, नोट कर लेना अपने आप इसे। अब क्लियर है? ठीक है। अब देखो ध्यान से बेटा, उसके बाद हमने बोला है अंडर फेवरेट, बेटा कमेंट मत करो, सुनो पहले सिर्फ। क्लियर? ये जो सेशन होते हैं ना, जो एनसीईआरटी वाले, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सी ऐसी छोटी बातें होती हैं जो हम भी कई बार भूल जाते हैं बताना, वो भी आपको बताई जाती है इन सेशंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रॉ इट्स सूडोपोडिया। देख रहे हो, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा का ये वो बता रहा है आपको मल्टीपल फिजन, उसने अपना सूडोपोडिया विड्रॉ कर लिया और एक सिक्रीट करी है 3 लेयर की हार्ड कवरिंग, जिसे हम सिस्ट कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को एनसिस्टमेंट कहते हैं, बताया था सबसे पहले एनसिस्टमेंट। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो एनसिस्टेड अमीबा डिवाइड करता है मल्टीपल फिजन में। इसका मतलब अनफेवरेबल में सिस्ट बनता है और जब फेवरेबल आती है तब मल्टीपल फिजन होता है। क्लियर? और बहुत सारे छोटे अमीबा बनाता है। हर एक छोटे अमीबा का क्या नाम है? सूडोपोडियोस्पोर, मतलब सूडोपोडियोस्पोर, सूडोपोडिया वाला स्पोर। ठीक है। द सिस्ट वॉल बर्स्ट, सिस्ट टूट जाता है और उसमें से वो डॉटर अमीबा निकल जाते हैं और स्पोर लिबरेट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन। ठीक है। और इस पूरे फिनोमिना को, स्पोर रिलीज होने को, स्पोरुलेशन कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि फेवरेबल कंडीशन में क्या क्या हो रहा है तो आप लिखोगे मल्टीपल फिजन और स्पोरुलेशन। अनफेवरेबल में क्या हो रही है? इंसिस्टमेंट। कोई डाउट है फटाफट से मैसेज कर दो मुझे, नहीं तो ओके लिखो, आगे चल रहे हैं। बेटा जामा कब जो होता है वो उसमें होता है, बेटा स्पोरुलेशन का मतलब है स्पोर रिलीज होना और मल्टीपल फिजन का अमीबा का डिवाइड होना। ठीक है। क्लियर? बेटा स्पॉन्जिस में हमारे पास जेम्यूल हो सकता है और नॉर्मली हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है स्पॉन्जिस में। स्पोरुलेशन स्पोर बनने का। एंथेरोजोइड गैमेट होता है। अब किसी बच्चे ने पूछा है सिमिलरिटी होती है कि एंथेरोजोइड और जूस्पोर में, एंथेरोजोइड गैमेट है। स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना, भले ही फ्लैजिला दोनों में है ना, दोनों में फ्लैजिला है। आगे आओ, चलो अब यहां पर आ जाओ। बेटा किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 23 डीपीपी का पूछ रहा है मेरे से, उस क्वेश्चन को लिख दो, मैं बता दूंगा आपको, उसमें ही लिख दो, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी। देखो इसने यही चीज बोला है कि फंजाई और जो सिंपल प्लांट है जैसे कि एल्गी, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? मोस्ट कॉमन ऑफ दीज आर जूस्पोर दैट आर यूजली किसमें होता है? माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बहुत छोटा, तो माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जूस्पोर बोल रहे हैं। जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? जूस्पोर बोल रहे हैं। ध्यान से सुनो आप लोग, तो जिसको हम जूस्पोर बोल रहे हैं, तो माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर है जिसको हम जूस्पोर का नाम दे रहे हैं।
तो हम ये कह रहे हैं बेटा एल्गी में तो जूस्पोर होता है ये, और फंजाई में हमारे पास कोनिडिया होता है, ठीक है। बड किस में होता है? हाइड्रा में। जेम्यूल किस में होता है? स्पॉन्जिस में। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्लियर। अब जरा एक बार आगे देखो फटाफट से, और क्या है बेटा हमारे पास? देखो वेजिटेटिव, और क्या है बेटा? इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूछा गया है क्या वेजिटेटिव? देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं बेटा, हम क्या करते हैं जब फंजाई पढ़ते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग लिखते हैं, वेजिटेटिव अलग लिखते हैं। हम अगर आपको रियल में बताएं क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर ऐसा सवाल आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, देखो कितना अच्छा ये क्वेश्चन मिला है, आप क्या बोलोगे? तो मेरा एक बार डिस्कशन सुनना, अगर आपको समझ आएगा तो आपको फायदा होगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बेटा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है क्या वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? अगर आप वेरिएशन की बात करते हो, वेरिएशन की बात करते हो तो हम कहेंगे यस, क्योंकि दोनों में वेरिएशन नहीं बनती, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन अगर आप सेल डिवीजन इन्वॉल्व करने की बात करते हो, एक्चुअल में क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्या होता है कि कुछ पार्ट से टूट के नया प्लांट बन गया, ऐसा कुछ हो सकता है। तो जैसे फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब टूट गया उससे नया कुछ बन गया, तो उसमें प्रॉपर सेल डिवीजन इन्वॉल्व नहीं होती। तो इसीलिए फंजाई में क्या किया था, फंजाई में रिप्रोडक्शन को 3 कैटेगरी में बताया था, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। अगर वेरिएशन के एस्पेक्ट से देखोगे, जिसको समझ आएगा सुनना ध्यान से, अगर वेरिएशन के एस्पेक्ट से देखोगे तो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल सेम बात है। लेकिन अगर आप प्रॉपर सेल डिवीजन के एस्पेक्ट से देखोगे तो मेरे पास जो जैसे जूस्पोर है उसमें प्रॉपर माइटोसिस हो रही है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसमें फ्रेगमेंटेशन हो रही है उसमें पार्ट टूट गया है, तो उस एस्पेक्ट से वो अलग अलग बात है। अगर ये बात समझ आई ठीक, नहीं तो बोलो मैं दोबारा बताता हूं। जिसको समझ, मैंने बोला वेरिएशन के एस्पेक्ट से सेम बात है, अगर वेरिएशन के नजरिए से देख रहे हो तो एक ही बात होती है ये, लेकिन नहीं तो फिर ये अलग अलग बात है। जिसको समझ आई ठीक है बताओ, नहीं तो मैं दोबारा बताऊंगा। चलो एक बार दोबारा बताता हूं, कुछ बच्चे रिपीट लिख रहे हैं, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं। देखो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं ये कह रहा हूं कि मान लो आपके पास ये जूस्पोर, ये क्लमाइडोमोनास है, तो इसमें जूस्पोर बनाने के लिए, ये इतने सारे जूस्पोर बनाने के लिए प्रॉपर माइटोसिस हुई है। प्रॉपर माइटोसिस मतलब एक सेल डिवीजन हुई है टू गिव जूस्पोर। तो जूस्पोर बनाने के लिए प्रॉपर माइटोसिस हुई है हमारे पास। लेकिन अगर मैं, ध्यान से सुनो, अगर मैं, ये एल्गी है, ये फिलामेंट है उसका, इस फिलामेंट को ऐसे ब्रेक कर दूं तो मेरे पास 2 फिलामेंट बन गए, तो इसे मैंने क्या बोल दिया? वेजिटेटिव बोल दिया। तो यहां वेजिटेटिव का मतलब फ्रेगमेंटेशन है, तो फ्रेगमेंटेशन में प्रॉपर उस तरह की डिवीजन नहीं हुई जैसी हम यहां बात कर रहे थे, तो प्रॉपर डिवीजन हुई नहीं यहां पर, तो यहां पर प्रॉपर माइटोसिस हो रही है, तो हम इसको कह रहे हैं एसेक्सुअल, इसको कह रहे हैं वेजिटेटिव। अगर मैं वेरिएशन की बात करूं तो दोनों में वेरिएशन नहीं बनती, तो ये सेम बात है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी बेटा, अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी कि ये अलग अलग किस सेंस में, यहां प्रॉपर सेल डिवीजन हो रही है, यहां नहीं हो रही। ये बात समझ में आई ठीक, नहीं तो बताओ। बोलो बेटा। अच्छा मेरी मेरी एक बात सुनना, जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं एक बार सुनना ध्यान से। जब आप मेरा फंजाई वाला लेक्चर देखना कभी पेज सीरीज में जाके, तो आपको एक चीज समझ आएगी वहां पर। फंजाई में या एनसीईआरटी खोल के देखना आप, पेज नंबर शायद 22 पर लिखा होगा। फंजाई में 3 तरह की रिप्रोडक्शन दे रखी है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वाई वेजिटेटिव और एसेक्सुअल इज गिवन सेपरेटली? क्योंकि वो वेरिएशन के एस्पेक्ट से नहीं देख रहा है कैसे हो रहा है, उसके एस्पेक्ट से देख रहा है। तो उसने ए सेक्सुअल में जूस्पोर और कोनिडिया लिखे हैं, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन लिखी है। इतनी बात याद रखो। तो आप उस क्वेश्चन का आंसर ये लिखो, वो सेम बात होती है अगर वेरिएशन लोगे, सेम बात नहीं होगी अगर आप वेरिएशन वाला
नजरिया नहीं रख के किसी और तरीके से बात करोगे। इतनी बात, अगर आपको आ जाएगा तो अच्छा है, नहीं आएगा तो फिर 2 बार सुनना, फिर नहीं आएगा तो 3 बार सुनना, और फिर मैं बताऊंगा एक बार और से। ठीक है, क्लियर? हम भी छोड़ेंगे नहीं जब तक समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ, और तुम भी मत छोड़ना जब तक नीट ना हो जाए, या बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो बोर्ड में पूरे मार्क्स ना आने की उम्मीद ना हो जाए, तब तक छोड़ना नहीं, पढ़ाई करते रहना। ठीक है, ध्यान सुनो बेटा। अब आगे जाओ। वाई इज इन एनिमल्स, वाई इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड अनएम्बिगुअसली। अनएम्बिगुअसली मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं। होता क्या है, एनिमल्स में और सिंपल ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल, और क्या करते हैं, और इन प्लांट्स जो है, सॉरी देखो इन क्या कह रहा है, इन एनिमल्स और अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड अनएम्बिगुअसली, इन प्लांट द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड अनएम्बिगुअसली, इन प्लांट द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज। मतलब ये कहना चाह रहा है कि देखो भाई, प्लांट के केस में जैसे ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के तरीके होते हैं, लेकिन एनिमल में एसेक्सुअल जो है, जैसे मान लो एनिमल में स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज ने जेम्यूल बनाया, उसे एसेक्सुअल ही मान लेते हैं, तो एनिमल में एसेक्सुअल वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली आसानी से यूज कर देते हैं। प्लांट में क्या रहता है, एसेक्सुअल कई बार अलग लेते हैं, और उसके साथ हम लोग जो वेजिटेटिव वाला जो टर्म है उसको अलग से इस्तेमाल करते हैं। ये देखो, क्लियर? तो क्या कह रहा है, इन प्लांट्स जब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करते हैं तो उसमें हम एक अलग तरह की रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जहां पर कोई कोई पार्ट होता है प्लांट का जो नया पार्ट बनाता है। क्लियर? इस तरीके की बात करते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो। अनएम्बिगुअसली का मतलब, बेटा ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये सब मैं बता रहा हूं एक बार। हैंड रिटन नोट्स आज मिल जाएंगे। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कोई कंफ्यूजन नहीं। एनिमल में बहुत जनरली यूज कर देते हैं अनएम्बिगुअसली। यहां पर क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इनके लिए यूज करते हैं। रनर, देख रहे हो, आर कैपेबल ऑफ गिविंग न्यू प्लांट, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहते हैं। जैसे मान लो पोटैटो है, पोटैटो को ट्यूबर कहते हैं, तो वो जो पोटैटो होता है वो एक तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्रोपगेशन मतलब नया प्लांट बनाना, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये चीज समझो ध्यान से, और इस स्ट्रक्चर के लिए नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। अब बहुत सारे बच्चों ने मेरे से अभी पूछा है कि व्हाट इज ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। अच्छा, देखो ठीक है, बता देते हैं बेटा। देखो जरा, ग्राफ्टिंग लेयरिंग बता देते हैं आपको क्या है, ध्यान से देख लो। व्हाट इज ग्राफ्टिंग और लेयरिंग? ठीक है, फटाफट से देखो, ग्राफ्टिंग लेयरिंग बता रहे हैं आपको। एक चीज देखो बेटा, देखो ग्राफ्टिंग लेयरिंग बता रहे हैं, जल्दी से देखना। ठीक है, देखो क्या बता रहे हैं ग्राफ्टिंग लेयरिंग में। देखो हमारे पास क्या होता है, एक मान लो कोई स्टेम है, ऐसे कोई प्लांट है, इस तरीके से उसकी स्टेम काट दी मैंने, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से स्टेम काट दी। क्यों? क्योंकि इसका रूट सिस्टम बढ़िया है। उसके ऊपर एक और प्लांट लगा दिया, मान लो मैंगो ही है ये, तो मैंगो की मैंने एक वैरायटी थी जिसकी रूट अच्छी थी, जिसकी रूट बेटर थी, तो जिसकी रूट बेटर थी और यहां पर मैंगो अच्छा लग रहा था, तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया है यहां पर बेटा, मैंने क्या किया है, जिसकी रूट सिस्टम अच्छा था इसे हम कहते हैं स्टॉक। ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है, एक स्टेम लेते हैं, उसको ऐसे काटते हैं, उसके ऊपर एक दूसरा पार्ट हमारे पास क्या लगाते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं, उसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे स्टॉक कहते हैं, जो हिस्सा ऊपर लगाते हैं उसे स्कियोन कहते हैं। तो स्टॉक और स्कियोन, तो ये वो प्लांट होगा जिस पर लगाएंगे जिसकी रूट बढ़िया है और ये ज्यादा अच्छे मैंगो देगा, इसको लगाएंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। दूसरा मेरे पास लेयरिंग होता है। लेयरिंग का क्या मतलब है, मान लो ये ट्री है कोई, इसकी मैंने ब्रांच ले ली कोई, इस ब्रांच पर मैंने क्या किया,
इस तरीके से थोड़ा सा मेन्योर बांध दिया, मेन्योर मतलब गोबर बांध दिया, साथ में पानी मॉइस्चर दे दिया, तो ये जो ब्रांच है इस पर रूट आ जाएगी, इसे हम लेयरिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेयरिंग। फिर इस पार्ट को यहां से कट करके नया प्लांट बन जाएगा, तो ये होती है हमारे पास लेयरिंग। तो आपने पढ़ा हुआ है बेटा ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग ये होता है, दिस इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के बाद ये होती है लेयरिंग। लेयरिंग आपको बता दी। लेयरिंग दो तरीके से हो सकती है, एक तो ये वाली, मान लो कोई ब्रांच है, आप नया प्लांट बनाना चाहते हो, उस ब्रांच पे आपने कपड़ा गीला करके गोबर या मेन्योर बांध दिया, अब उस पार्ट से इस पे रूट्स आ जाएंगे, इसे लेयरिंग कहते हैं। फिर एक होती है स्टेम कटिंग। कटिंग होती है जैसे रोज में करते हैं। रोज में क्या करते हैं बेटा? स्टेम कटिंग करते हैं। अगर आपको 11th याद आए, कौन सा हार्मोन स्टेम कटिंग में रूट्स लाता था? ऐसे रूट्स आ जाएंगे, उसको काट के लगा देंगे, उसमें रूट्स आ जाएंगी। रोज वगैरह में करते थे स्टेम कटिंग। क्लियर? रोज में करते थे। तो आपको समझ आना चाहिए, स्टेम कटिंग हमने बता दी आपको। ठीक है? क्लियर? हाँ, लेयरिंग जैस्मिन में कर सकते हो बेटा। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग बेटा, बड ग्राफ्टिंग मत करो, नहीं करना आपने। देखो आप मेरी बात सुनो, कुछ पैकेजेस में ग्राफ्टिंग की टाइप होती है। अच्छा, ये एयर लेयरिंग कहलाती है, एयर में लेयरिंग। लेयरिंग जमीन में भी कर सकते हैं, जैसे स्टोलन होता है ना, वैसे भी कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ क्या नाम, आपको थोड़ा सा समझ आना चाहिए, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग होता है क्या, इससे ज्यादा नहीं चाहिए बेटा, बहुत डीप नहीं पूछेगा। जैसे एयर लेयरिंग, बड ग्राफ्टिंग, क्राउन, हमारे पास क्या होती है, हम लोग क्राउन ग्राफ्टिंग, कई कई तरीके होते हैं, वो सब नहीं करने। आप दो थोड़ा सा बेसिक समझ लो बस। ठीक है? क्लियर? ऑक्सीजन आएगा भाई? ऑक्सीजन आएगा बेटा, ऑक्सीजन आता है रूटिंग इन स्टेम कटिंग में। ठीक है, जल्दी से करते हैं बेटा, आगे करते हैं। कुछ बच्चों को मजा नहीं आ रहा है, लिख रहे हैं बोरिंग यार, क्या चुटकुले थोड़ी सुनाऊंगा आपको यहाँ पे। अगर मेरे को एनसीईआरटी समझानी है तो एनसीईआरटी समझानी है, उसमें कोई जोक तो मैं वैसे भी नहीं सुनाने वाला, आपको सारी लाइनें थोड़ी आती होंगी। आज एनसीईआरटी 4 बार पढ़ो, आपको नई लाइन मिल जाएंगी। ये बच्चे वही समझेंगे जिनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको ये समझ आना चाहिए, एनसीईआरटी की एग्जाम खत्म होने तक कम से कम आपने 20 से 25 रीडिंग की होनी चाहिए। मतलब बोर्ड का एग्जाम और नीट का एग्जाम खत्म होने तक कम से कम 20 से 25 रीडिंग करी होनी चाहिए। और मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कौन सी लाइनें इंपॉर्टेंट है, पढ़ना कैसे है। स्टेज 1 है, सिखा रहा हूं, सीख लो, अच्छा है। नहीं सीखोगे तो 1 साल फिर बाद सीख लोगे, वो आपकी मर्जी है कब सीखोगे, 2 साल बाद भी सीख सकते हो। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी से। ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, है ना, है ना, इसमें हमारे पास दो पेरेंट्स नहीं इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, क्लियर? अच्छा देखो, ये फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहा है, हर एक फ्रेगमेंट टूटकर नया वो बना सकता है ऑर्गेनिज्म, जैसे हाइड्रा। तो हाइड्रा में दो तरीके से रिप्रोडक्शन हो गई, एक फ्रेगमेंटेशन हो गई और एक बडिंग होती है, ये लिखा हुआ है। दिस इज नोन एज एसेक्सुअल मोड, जिसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद इसने बात किया बेटा, आपने यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट स्कॉर्च ऑफ द वाटर बॉडी और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल, मतलब जिसने पानी को खराब कर दिया, या टेरर ऑफ बंगाल की बात कर रहा है ये। ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल क्या है? एक तरीके से जिसने पानी को नुकसान पहुंचाया है। वो कौन था बेटा? इकॉर्निया था हमारे पास। कौन था वो? इकॉर्निया। कौन था हमारे पास? इकॉर्निया था। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो हमने यहां पर यह समझना है कि टेरर ऑफ बंगाल और ये क्या है, तो एक जिसने बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसने बहुत ट्रबल करी, तो वो हमारे पास कौन है? वाटर हाइसिंथ, जिसको हम इकॉर्निया कहते हैं। इनवेजिव, व्हाट इज इनवेजिव? जो किसी जगह घुस जाए, तो पानी में एंटर कर गया ये। और ग्रोइंग वेन एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर, तो आपको समझ आया कि ये कहां मिलता है बेटा? ये तालाब में आसानी से मिलेगा, बिकॉज जो पॉन्ड वाटर है वो स्टैंडिंग वाटर है, या कहीं रिवर में कॉर्नर्स में मिल जाएगा जहां थोड़ा स्टैंडिंग वाटर होगा। वो ऑक्सीजन निकाल देता है पानी से, क्योंकि यूज कर लेता है, और फिश मर जाती है उससे। ठीक है, और इसको क्यों लाए थे बेटा? इस प्लांट को हम ही लेकर आए थे खुद इंडिया में। इसके फ्लावर्स ब्यूटीफुल थे और शेप ऑफ लीफ की वजह से, पर ये बहुत तेजी से फैल गया। ठीक है, क्लियर? ऑल ओवर द वाटर बॉडी ये बहुत तेजी से फैल गया, और इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल था। डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ लिखा हुआ है। क्यों मुश्किल था? क्योंकि जैसे इस
असल में थोड़ा सा भी बचता था, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है। कैसे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। तो क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ इकॉर्निया, तो आप क्या लिखोगे? रीजन लिखोगे क्योंकि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन से तेज मल्टीप्लाई करता है। क्लियर है बेटा? स्कॉर्ज का मतलब होता है, स्कॉर्ज जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब है अ पर्सन विच कॉज बहुत प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम करता है। ठीक है, इन्वेजिव बेटा, इन्वेजिव मतलब नई जगह, जो कोई चीज जैसे मान लो कहते हैं इन्वेजन, अटैक करना, नई जगह जाना, तो ये नई जगह आ गया है। ठीक है, स्कॉर्च का मीनिंग बता दिया। कोई डाउट है पूछ लो फटाफट से, इसके बाद आगे बात कर रहे हैं बेटा, जल्दी देखो। बेटा ये प्लांट जो होते हैं ये रूट होती है इनकी पानी में। एक बच्चे ने पूछा है फ्रेश वाटर में ऑक्सीजन ले सकता है? हम तो नहीं ले सकते। हम ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? हम एयर जो होती है उसके थ्रू वहां से ऑक्सीजन ले रहे हैं। प्लांट क्या करते हैं, जो रूट पानी में है ना वहां से वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। आगे आ जाओ। उसके बाद इसने कहा आर यू अवेयर ऑफ प्लांट लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डालिया आर कल्टिवेटेड? हैव यू सीन स्मॉल प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम बड कॉल्ड आई? पोटैटो में इसने कहा है कि एक छोटा सा प्लांट, अगर आप क्या करो, आपके घर में आलू है, एक आलू पे हल्का सा मॉइस्चर लगा के रख दो, व्हाइट कलर का आ जाता है, वो उस जगह को कहता है ये आई, है ना? क्लियर? सही है। उसने बोला है यू व्हेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन, मतलब कहां से वो निकला। द न्यू प्लांटलेट, न्यू प्लांटलेट मतलब छोटा प्लांट। ठीक है, यू विल नोटिस दैट वो कहां से निकलते हैं? नोड से। कहां से निकलते हैं? नोड से। ठीक है, जो मॉडिफाइड स्टेम पर है। सही है। और ये कब निकलेंगे? जब नोड कम इन कांटेक्ट विद डैम्प सॉइल। देख रहे हो, डैम्प सॉइल समझ में आ रहा है? गीली मिट्टी या पानी जहां पे मॉइस्चर मिल जाए, नया प्लांट बन जाएगा। सिमिलरली एडवेंटिशियस बड अराइज फ्रॉम नॉचिस। नॉचिस का मतलब होता है कोना। देख लो, ये लीफ है ब्रायोफाइलम की, इसके इस नॉचिस से हमारे पास क्या निकलता है? नया बड निकल सकता है। ये चीज कह रहा है। मार्जिन ऑफ दिस एबिलिटी टू फुली एक्सप्लॉइटेड बाई गार्डनर एंड फार्मर फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन। तो जो गार्डनर और फार्मर हैं उन्होंने यूज किया है इसको, मतलब किसके लिए? कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। यहां तक समझ में आ रही है? बेटा इकॉर्निया क्रेविसेप्स करके नाम होता है ना? फुल नाम आपको देखना है, मैं बताता हूं कहां मिलेगा। एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर नंबर 16, वहां जाके चेक करो, आपको वहां पर एक टॉपिक है जहां पर वाटर पॉल्यूशन लिखा, वहां नाम मिलेगा इकॉर्निया का लिखा हुआ। मेरी बातें ध्यान रखना, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वो मिल जाता है ना एनसीईआरटी में, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता है कहां है। ठीक है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई सिंपल ऑर्गेनिज्म में, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन मेथड है। याद करो, मैंने एक एग्जांपल बताया था फंजाई का, कि फंजाई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है ना? और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे शिफ्ट करती है जस्ट बिफोर ऑफ ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन, मतलब मुश्किल कंडीशन आने से पहले वो एसेक्सुअल से सेक्सुअल पे शिफ्ट करती है। मुश्किल कंडीशन मतलब जब उस जिस प्लांट पर उसने अटैक किया है फंजाई ने, उस फंजाई रिप्रोड्यूस करेगी एसेक्सुअली। जैसे ही प्लांट का ग्रोइंग सीजन खत्म होगा, वो कहां चली जाएगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगी। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, क्या शो करेगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? ठीक है। वाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर अंडर सच कंडीशन? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो जाइगोट बनता है उसकी थिक वॉल होती है, इसीलिए वो फेवर्ड होता है। Asexual as well sexual mode of reproduction are exhibited by higher plant. On the other hand, only sexual mode, देख रहे हो आप? एक चीज देखो ध्यान से बेटा, देखो मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि वाई हाइयर प्लांट्स में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मिलता है, हाइयर एनिमल्स में जैसे ह्यूमन में सिर्फ सेक्सुअल मिलता है, आंसर करो क्यों? पेज 275 किस बच्चे ने बताया? बहुत सही, नाम मिल गया होगा इकॉर्निया का।
मैं आपको रीजन बता देता हूं बेटा, मैं आपको रीजन बता देता हूं, सुनो ध्यान से। अगर आप कभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 में जाएंगे तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि ह्यूमन जो है हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम है। तो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म के हाथ काटकर पैर काटकर नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते। जिनके अंदर ऑर्गन लेवल होता है वहां फिर भी चांसेस है, कैम्बियम होती है प्लांट्स में, डिवाइडिंग सेल होते हैं जिससे आप प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि उनके सेल्स में टोटी पोटेंसी है। हमारे सेल्स में टोटी पोटेंसी नहीं है। व्हाट इज टोटी पोटेंसी? एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना। आ रहा समझ? इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे अगर आपसे पूछा जाए तो पहली बात आप ये लिखोगे कि ह्यूमन के अंदर या हायर एनिमल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, क्या होता है भाई, क्या होता है, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम होता है। दूसरा, हमारे सेल्स के अंदर टोटी पोटेंसी नहीं है, उनके सेल्स के अंदर टोटी पोटेंसी है, पूरा का पूरा नया बना सकते हैं। ठीक है। बेटा हमारे लिवर के सेल्स जो है रीजनरेशन शो करते हैं, पर ऐसा तो नहीं लिवर से ह्यूमन बन सकता है पूरा, नहीं। क्लियर? लिवर से लिवर ही बन रहा है। टोटी पोटेंसी होता है एक सिंगल सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकना, ये ह्यूमन में नहीं होगा। ठीक है, वो उसके सिर्फ जाइगोट में होता है। आ जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या है भाई, देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है हमारे पास? ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, अलग अलग, आइदर बाई सेम इंडिविजुअल। सेम इंडिविजुअल कौन होगा? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। और डिफरेंट इंडिविजुअल कौन होगा? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, द गैमेट फ्यूज करके क्या बनाएंगे? जाइगोट, जो आगे डेवलप करेगा न्यू ऑर्गेनिज्म में। ये एक इलॉबरेट है, इलॉबरेट मतलब एक प्रॉपर बड़ा मैकेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स है, काफी सारे स्टेप हैं, स्लो प्रोसेस है एज कंपेयर टू ए सेक्सुअल। बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनता है, जो बच्चा बनता है, दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू अमंग देमसेल्फ, ना वो पेरेंट जैसा एग्जैक्ट सेम होगा, ना आपस में एक दूसरे जैसा सेम होगा, मतलब अलग होगा, क्लोन नहीं होगा। क्लोन क्या होता है या आइडेंटिकल क्या होता है? पेरेंट जैसा हो और आपस में एक दूसरे जैसा हो। अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल शो दैट, उनमें अलग अलग मॉर्फोलॉजी है। देखो ये जो लाइन है ये मुझे बहुत पसंद है। ये लाइन क्या कहती है? देखो ये लाइन का मीनिंग क्या है। लाइन कहती है कि जो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे पास क्या शो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये लाइन ये कहती है उन ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है अलग अलग मॉर्फोलॉजी हो, स्ट्रक्चर हो, फिजियोलॉजी हो, पर उनके अंदर एक कॉमन मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्या? गैमेट बनेंगे, गैमेट फ्यूज करेंगे, फिर उससे जाइगोट बनेगा, जाइगोट मियोसिस करेगा, ऐसा कुछ चल रहा है। यहां तक समझ में आ रही है? इस तरीके का कुछ चल रहा है, तो ये हमारे पास है। दूसरा हम क्या कह रहे हैं बेटा, ध्यान ध्यान सुनेंगे, हो गया। दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दे शेयर अ सिमिलर पैटर्न। यही कह रहे हैं ना हम कि अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की तो फंजाई और ह्यूमन बिल्कुल अलग है, बट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज गैमेट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनेगा, वो बेसिक चीजें सेम है। क्लियर? ये देख रहे हो? लेट अस फर्स्ट डिस्कस दैट कौन से फीचर्स की हम बात कर रहे हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म को एक स्टेज तक पहुंचना पड़ता है। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? जुविनाइल फेज एनिमल में और वेजिटेटिव फेज प्लांट में। दिस फेज इज वेरिएबल इन, देख रहे हो, इसका टाइम अलग अलग हो सकता है, पर हर ऑर्गेनिज्म को एक मैच्योरिटी तक पहुंचना पड़ता है। क्लियर है? ठीक, पूछो अब। बेटा लाइव में नोट्स अगर नहीं बना पा रहे हैं तो अभी एक बच्चे ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर रहा हूं, वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मेरे भी लिखे हुए नोट्स आपको मिलेंगे, पर मैं उसको थोड़ा सा और साफ लिख के दूंगा, थोड़ी सी मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है? क्लियर? हाँ। टोटी पोटेंसी क्या होता है बेटा धीरज? टोटी पोटेंसी होती है जब एक सिंगल सेल है उस सिंगल सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए। बेटा लाइव में जब मैं एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूं तो आप एनसीईआरटी लेकर बैठो,
मेन लाइन मार्क करो और एनसीईआरटी में लिखो जो मैं बात बोल रहा हूं। आपको समझ आना चाहिए चीजें पढ़नी कैसे हैं। देखो बेटा, आप में से मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत सारे बच्चे जो मेहनती हैं, मान लो मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपसे कोई कहे कि आप जहां पर खड़े हो आपको यहां से मेट्रो स्टेशन जाना है जो 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। आपसे कहे टेक रैंडम पाथ, कोई भी पाथ सिलेक्ट करो, रैंडमली जाओ, तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन आप अगर सही रास्ता लोगे तो सही तरीके से पहुंच पाओगे। तो जब हम स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ाते हैं 12th में, तो आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे क्वेश्चंस के बारे में सोचना है, वो सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो इससे आप सीखोगे कैसे मूव करना है। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ जल्दी से बेटा, आ जाओ जल्दी से। तो हमारे पास क्या होगा, द एंड ऑफ जुवेनाइल एंड वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी सीन इजिली इन द हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। तो ये कह रहा है कि देख रहे हो कि उसने कहा था पीछे कि भाई अलग अलग टाइम होता है इन फेजेस का। तो एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज, वहां से क्या स्टार्ट हो जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज। देखो, जिस दिन प्लांट में फ्लावर की बड आती है उस दिन उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। और हाइयर प्लांट में कैसे देख सकते हैं, वो फ्लावर करते हुए, है ना। क्लियर? तो हम ये कह रहे हैं, मान लो मारी गोल्ड कह रहा है, राइस कह रहा है, वीट कह रहा है, कोकोनट, इसमें कह रहा है कितना टाइम लगेगा। वेजिटेटिव फेज सबका अलग अलग है ना, प्लांट वाइज अलग। जैसे वीट है, वीट 2 से 3 महीने ले रहा है, ठीक है। इन सम प्लांट वेयर फ्लावरिंग अकर मोर देन वंस, उसे आप क्या बोलोगे, इंटर फ्लावरिंग पीरियड। उसे जुवेनाइल बोलोगे कि क्या बोलोगे, ठीक है बेटा। मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, ट्विंस क्या होंगे, ध्यान से सुनो बेटा। ट्विंस क्या होते हैं, ट्विंस होते हैं जो एक साथ पैदा हुए। मोनोजाइगोटिक मतलब जाइगोट एक सिंगल सेल है, जब वो डिवाइड करके अभी 2 3 4 सेल बना रहा है, टूट के अलग हो जाए और उनसे 2 अलग अलग बच्चे बन जाए दोनों से, तो उसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। मोनो मतलब एक ही जाइगोट से बने हुए बच्चे 2, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। उनका सेक्स भी सेम होगा, या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। आज डाउट भी बताएं आपके काफी सारे। ऑब्जर्व फ्री क्या है भाई, फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर। आपके आसपास प्लांट देखो, अगर दिखे तो, है ना। सबको तो दिखेंगे नहीं प्लांट, कुछ को तो दिखता ही नहीं है कुछ भी अपने आसपास, है ना। दिन भर फोन चलाते रहते हैं, कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो अपने आसपास प्लांट देखा करो कभी कभी। तो क्या वो सेम टाइम में फ्लावर करते, नहीं, अलग अलग टाइम होता है। क्या उनपे फ्रूट एक जैसे टाइम पे आते, नहीं। तो व्हाट डू यू थिंक ये अलग अलग टाइम पे क्यों आता है, क्योंकि वो सीजनल विडर है। तो आपको ये समझ आनी चाहिए, प्लांट में भी हमारे पास सीजनल विडर होते हैं, ठीक है। क्लियर? अब देखो क्या कह रहा है, प्लांट्स आर एनुअल, बाइनियल, जिनमें क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज है। लेकिन जो प्लांट मेरे पास क्या होगा, जैसे और एक और एग्जांपल कह रहा है, ठीक है, वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दिस फेज। पर कुछ ऐसे पेरिनियल स्पीशीज हैं, पेरिनियल मतलब मैंगो टाइप की, जिनमें ये फेजेस क्लियर नहीं होते। याद करो मैंने पढ़ाया था आपको, पेरिनियल प्लांट है मेरे पास जिनमें ये फेजेस मेरे पास क्या नहीं होते, क्लियर नहीं होते बिल्कुल। जैसे देखो इसने क्लियर बोला है कि मैंगो, देखो एनुअल, बाइनियल में क्लियर वेजिटेटिव फेज है, उसके अलावा कुछ ऐसे पेरिनियल जिसमें नहीं है। क्योंकि क्या होगा, ग्रो, मान लो मैंगो है, मैंगो का पौधा आपने अगर प्लांट देखा है तो 3 साल 4 साल तक ग्रो किया, उसमें फ्लावर आ गया, फिर कुछ दिन और ग्रो किया, फिर फ्लावर आया, तो ऐसे आता रहेगा, उसे इंटर फ्लावरिंग कह रहे हैं। तो उसमें पता ही नहीं कि वेजिटेटिव फेज कौन सा है, क्योंकि वेजिटेटिव फेज मतलब ग्रोथ खत्म हो जानी चाहिए, तो अभी भी ग्रोथ हो रही है फ्लावरिंग के बाद, ठीक है। और इसमें देखो बैम्बू के बारे में कह रहा है, और क्या कह रहा है बेटा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बैम्बू स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ठीक है। क्लियर? उसमें हमारे पास क्या होगा, बैम्बू और स्ट्रोबिलेंथस जो है उसमें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रोबिलेंथस वाली भी स्लाइड चाहिए हमें, उसमें हमारे पास क्या होगा, क्लियर कट वेज जो बैम्बू है। और स्ट्रोबिलेंथस कब ग्रोथ की थी, मतलब 12 साल में एक बार फ्लावर करता है, याद आया, ठीक है। तो 12 साल में एक बार फ्लावर करता है बेटा, है ना, ठीक है। क्लियर? हाँ, ठीक है, क्लियर। चलो एक बार जरा सीजनल बिडर वाला टॉपिक देख लेते हैं यहीं से। हाँ, यहां से आ गया बेटा, वो स्लाइड यहाँ पे शायद मिसिंग लग रही है मुझे, कोई बात नहीं, आप खुद से पढ़ोगे, 12 साल को लेके लिखा हुआ। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स डू ले एग थ्रू द ईयर और इट इज अ सीजनल फिनोमिना। क्या बर्ड पूरे साल भर अंडे देते हैं? कुछ को पता है मुर्गी पूरे साल भर अंडे दे रही है, पर वो कौन सा बर्ड है, बर्ड इन कैपेटिविटी, है ना।
कह रहा व्हाट अबाउट द अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड लिजर्ड, डू यू नोटिस दैट बर्ड लेइंग नेचर ले एग ओनली सीजनली, आपने देखा है कि जब वो घोंसला बनाते हैं तभी एग ले करते हैं। हाउएवर बर्ड्स इन कैपिटिविटी, व्हाट इज कैपिटिविटी, ये वर्ड आओ, कैपिटिविटी मतलब क्लोज एनवायरमेंट, क्लोज कंडीशन, हमारे मर्जी की कंडीशन, दे कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर। इन दिस केस laying egg is not related to reproduction but it is a commercial exploitation। ये कह रहा है कि वो जो मुर्गी अंडा दे रही है उसे बेटा लेयर्स कहते हैं, लेयर्स है ना, जो मतलब एग ले करने वाली होती है मुर्गी, वो लेयर्स कहते हैं, और वो पूरे साल भर एग ले करती है, पर वो रिप्रोडक्शन थोड़ी, ऐसा थोड़ी उसे उतने बच्चे बनाने हैं, वो तो एक तरीके की कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन है। फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल है ना, एक्टिविटीज ओवरी, देख रहे हो, देखो मैंने एक चीज देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है बेटा, हमें हमारे पास मैमल्स जो हैं प्लेसेंटल मैमल, उनकी साइक्लिकल चेंज है, किस किस में है देखो, पहला है ओवरी में चेंज होता है, एग बनता है, असेसरी डक्ट्स किसे कहते हैं, यूटिरस को, और हार्मोन्स को, इन तीन चीजों में बदलाव होता है। ह्यूमन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तीन जगह चेंजेस होते हैं, एक ओवरी में, एक असेसरी डक्ट में, एक हार्मोन्स में। लेकिन जो नॉन प्राइमेट है, नॉन प्राइमेट मतलब जो बंदर की फैमिली के नहीं है, उनके अंदर जैसे काउ शीप, उनमें क्या होती है, ईस्ट्रस साइकिल होती है, लेकिन जो बंदर की फैमिली वाले हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो एनसीईआरटी क्लियर कहती है कि जब आप जो हमारे पास मैमल्स हैं उनमें ओवरीज, असेसरी डक्ट और हार्मोन्स में बदलाव होते हैं, बंदर की फैमिली वालों में हमारे पास क्या हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, मंकी, एप, ह्यूमन, और जो नॉन प्राइमेट है उनमें ईस्ट्रस साइकिल हो रही है, जैसे कि काऊ, शीप, रैट, डियर्स। बताया था आपको ईस्ट्रस साइकिल क्या था, एंडोमेट्रियम टूटेगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। मैनी मैमल्स है ना जो वाइल्ड कंडीशन में रहते हैं वो इस तरह की साइकिल शो करते हैं, ये चीज आपको बताई थी हमने। क्लियर, कोई डाउट है पूछो अब। पोल्ट्री मतलब यार पोल्ट्री फार्म, ये भी पूछोगे। एंडोमेट्रियम यूटिरस की लाइन होती है। असेसरी डक्ट, जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे टॉपिक, तो सॉरी मतलब जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो वहां पर पढ़ाया जाएगा कि कुछ ट्यूब्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास हम लिखते हैं फेलोपियन ट्यूब है ना, यूटिरस, ठीक है, ये सब इन्हें असेसरी डक्ट्स कहते हैं जो हेल्प करती है रिप्रोडक्शन में। ठीक है, नील कुरंजी, हाँ ठीक, डन। कोई डाउट जल्दी पूछो, ओके लिखो, आगे चले। बेटा ब्रॉयलर्स, ब्रॉयलर्स होते हैं वो मतलब जिनको मीट के लिए खाते हैं, नॉन वेज के लिए जो व्हाइट कलर के होते हैं ना पोल्ट्री में, वो होते हैं। लेयर्स वो होते हैं जिनको मतलब एग ले करने के लिए रखते हैं। ठीक है, चलो बेटा मैंने काफी सारी एनसीईआरटी बताई है, ऑल दो अभी पेंडिंग है हमारे पास काफी। चलो कुछ कुछ देखते हैं फटाफट से। और देखो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे। फेजेस एंड कॉल्ड सीजनल ब्रीडर बता दिया आपको। मैनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, उन्हें क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस। तो मैमल्स में जो प्राइमेट्स है वो कॉन्टिन्यूस ब्रीडर है, बाकी वो जो होते हैं हमारे पास सीजनल होते हैं। ठीक है, अब देखो व्हाट इज सेनीसेंस, क्या होता है, ग्रोइंग ओल्ड। जो यहां पर ये सेनीसेंस कह रहा है ना, सेनीसेंस होता है ग्रोइंग ओल्ड, बूढ़ा होना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ध्यान सुनेंगे, एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सेनीसेंस और ओल्ड एज। देयर आर concomitant changes in the body like showing of metabolism। आप देख रहे हो क्या लिख रहा है ये, मतलब कह रहा है concomitant का मतलब होता है बेटा साथ में होने वाले, मतलब एक साथ लगातार होने वाले कुछ ऐसे बदलाव होते हैं, लगातार होने वाले कुछ ऐसे बदलाव होते हैं बॉडी में, जैसे कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पान। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। नॉर्मली क्या होता है, एक एज के बाद सभी लोग मोटे हो जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, जब आप देखो एक एज होती है, मान लो 13 साल 12 साल, फिर मान लो 18 साल 20 साल, उसमें मेटाबॉलिज्म फास्ट ही होता है, आप जितना खा रहे हो वो डाइजेस्ट हो रहा है, पर मेटाबॉलिज्म 35 32 में स्लो हो जाता है, तो उस वक्त फिर वेट गेन होता है ना। तो एक तो वेट गेन हो गया, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई और जब ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो और ज्यादा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो वो भी हमारे पास हमारी बॉडी के रिएक्शन स्लो होने लगते हैं, कुछ ऑर्गन्स का फेलियर होता है, तब जाके डेथ होती है।
क्लियर है? एक बच्चा लिख रहा है बस करो अल्लाह का वास्ता भगवान, ऐसी बातें? यार तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ा दिया उसके बाद ऐसी बात कर रहे हो तुम लोग, हैं? सही है? तो पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद ये कर रहे हैं? सही, बहुत सही, है ना? हाँ, रमजान है और नवरात्रे हैं, दोनों हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ, कुछ को जाके व्रत खोलना है, ठीक है। चलो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा सेशन और रख सकते हैं, पर नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पहले। पर मैं क्या करूंगा, मतलब 10 से 15 अच्छे क्वेश्चन डीपीपी के मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, जो नेक्स्ट क्लास में ही करूंगा, ठीक है। पर मैं बेटा आपको मतलब आपको कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो, टॉपिक समझना है, वो मुझे आप बता सकते हो। पर मैं आपके लिए देखो कितनी मदद कर सकता हूं, मैं स्लो पढ़ाऊंगा, ये ठीक है, क्लियर। तो जिसको स्पीड बढ़ानी है फिर बाद में देखो भाई रिकॉर्डेड, है ना। मैं तो आप बच्चे सबके लिए पढ़ा रहा हूं। दूसरी बात है मैं सारा कुछ पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी, और कितना हल्का सा बाहर जाता है वो भी पढ़ाऊंगा। तो पर दो तीन चीजें ध्यान रखो बच्चे, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अभी हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया, क्या आप ये चेकलिस्ट बना देता हूं आपकी, आप में से जो इस चेकलिस्ट को पूरा करेगा वो समझो वो सही ट्रैक पर है सिलेक्शन के। चेकलिस्ट ये है, चेकलिस्ट ये है, क्या आपने नोट्स लिख लिए हैं? चेकलिस्ट का मतलब है क्या आपने ये सारा काम किया। फर्स्ट, आपने लेक्चर देखा ठीक से, लेक्चर आपने देखा। दूसरा, आपने नोट्स कंप्लीट किए, नोट्स कंप्लीट किए। मैं आपको सेंड करूंगा आज एक नोट्स, उनको लिख सकते हो, वो अच्छा लिखा है बच्चे ने, उसको लिख सकते हो। क्या आपने नोट्स कंप्लीट किए? तीसरा, यहां तक तो करने के बाद असली कहानी अब स्टार्ट होती है, क्या आपने नोट्स को लर्न कर लिया? लर्न करने के लिए आपको 3 बार रीड करना पड़ेगा। फिर आपको एनसीईआरटी की बेटा कम से कम 2 रीडिंग करनी है। एनसीईआरटी की क्या करनी है आपको? 2 रीडिंग करनी है। आपको सारे डीपीपी सॉल्व करने हैं, सारे आपको डीपीपी सॉल्व करने हैं। उसके बाद एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तब जाकर आपका सब कुछ रेडी होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, डीपीपी जब आप सॉल्व करोगे, डीपीपी सॉल्व करोगे तो आपके डाउट्स आएंगे। उन डाउट्स को प्रॉपरली अपनी कॉपी में नोट करो और आप देखो कि आप उन डाउट्स को सॉल्व कर पाए कि नहीं। दूसरा, क्वेश्चन सॉल्व करने का यह तरीका है, पहले आप क्या करोगे, ऐसे सॉल्व करोगे, 1 का 2 3 4 कहीं पेज पे नंबर लिख लो, मतलब एक कॉपी बना लो जहां पर आपने डीपीपी के लिए नंबर लिखा हुआ है। डीपीपी 1 ऑफ दिस टॉपिक, एक अलग रजिस्टर बनाओ, उसमें डीपीपी सॉल्व करो पूरे तरीके से। कुछ कह रहे होंगे सर टाइम पास करे, टाइम पास नहीं कर रहा, तुम्हारा साल बचा रहा हूं सिर्फ, ठीक है। कुछ प्रॉपरली क्या करो, 1 2 3 4 5 करके एक लिस्ट, मतलब एक रजिस्टर बनाओ जिसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की डीपीपी सॉल्व कर रहे हो। 1 2 3 4 5, उसके आगे ABC लिखो। फिर आप एक बार आंसर चेक करो, जो आपका गलत हुआ है उसका रीजन खोजो, क्यों गलत हुआ है। ऐसा नहीं करते कि पहला क्वेश्चन किया उसका आंसर देखा पीछे से, कभी कुछ नहीं आएगा जिंदगी में आपको। पहले पूरी सॉल्व करो एज अ टाइम लगा के, टाइम लगा के मतलब वॉच लेके बैठो कि कितने समय में कर रहे हो। इस तरीके से बेटा इंप्रूवमेंट होगी, नहीं तो इंप्रूवमेंट नहीं होगी। ये आपके पास चेकलिस्ट है जो आपने चैप्टर वाइज फॉलो करनी है, ठीक है। मेरा सपोर्ट ये रहेगा, आपको हर एक चैप्टर के मैं नोट जरूर दूंगा, हर एक चैप्टर की डीपीपी जरूर दूंगा, और हर एक चैप्टर के लिए बेटा आपको एनसीईआरटी बेस्ड रीडिंग्स भी देने की हम लोग पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जैसे अभी बताया टाइम लगता है, मैं अलग से भी दे सकता हूं उसको, कोई दिक्कत नहीं है, पर सपोर्ट बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अब एक बार लिखो ओके अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है, क्लियर, ठीक है, ओके लिखो, क्लियर। बेटा ये आपके सिलेक्शन के लिए, मेरा मतलब इसमें, है ना, हम हर साल बहुत सारे बच्चे पढ़ाते हैं, हम चाहते हैं सब डॉक्टर पढ़े बने, पर बिटर ट्रूथ तो आपको भी पता है, तो मेहनत करना है बेटा आपने, ऐसे नहीं चलेगा। ओके लिखो, क्लास एंड करेंगे इस बात के साथ, क्योंकि थोड़ा सा बचा है उसको करेंगे डिस्कस हम लोग। पर पहले मैं नया चैप्टर आपके लिए स्टार्ट करूंगा। क्या क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे डाउट्स भेजो, वहां बताएंगे जिनके डाउट्स नहीं पूरे हुए अभी। डिप्लॉन्टिक हेप्लॉन्टिक मैं बता देता हूं मुझे क्या क्या बताना है, आपको डिप्लॉन्टिक हेप्लॉन्टिक बताना है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। एंड करें सेशन, ठीक। बस मेरी बात सुन लो ध्यान से बच्चे, मैं एक बढ़िया एफर्ट चाह रहा हूं, पहला चैप्टर खत्म हुआ है, अगली क्लास में 3 रीडिंग के बिना मत आना एनसीईआरटी की। यहां 2 लिखी हुई है, एक अपनी मर्जी से करना सर के लिए, ये 2 तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए है, ठीक है। करके आना, फिर बात करेंगे, ठीक है, डन, सही है, ठीक है। टीम थोड़ी सी अभी बीमार है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएंगे।
ठीक है, ओके बेटा, बाय। डन, कर लोगे? इतना ट्रस्ट कर रहा हूं मैं आप पे कि करके दोगे मुझे। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू।